जोहरा, बिहेव योरसेल्फ। पागल हो गई तुम? घर बुलाकर विजिट करवाने का बहुत बहुत शुक्रिया मलिक शहरियार। अपनी ये इंसल्ट मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। प्लीज आप रिलैक्स करें। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आप इस तरह नाराज होकर मत जाएं, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अब कौन सी बेइज्जती रह गई है जो तुम्हारी बदतमीज और बदइखलाक बीवी के हाथों होना बाकी रह गई है? मैं तो तुम्हें अपना एक दोस्त समझता, तुम्हारे बुलाने पे यहाँ चला आया। मुझे क्या मालूम था कि यहाँ मेहमानों के साथ ये सलूक किया जाता। प्लीज देखें, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, वरना जोहरा। अच्छा, अब मैं माफी मांगता हूं उसकी तरफ से। हाँ, मैं माफी मांगता हूं आपसे उसकी तरफ से। मुझे तुम्हारी माफी की कोई जरूरत नहीं है। अलबत्ता मुझे ये अफसोस से जरूर कहना पड़ रहा है कि इंडस्ट्रियल एस्टेट की जो डील हम फाइनलाइज करके कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले थे, वो डील अब खत्म। क्योंकि जिस घर में मेरी इज्जत नहीं है, मैं वहां कभी पैर भी नहीं रखूंगा। साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं गिल साहब? हमने साथ बैठ के प्लानिंग की है, दिन रात एक किया है। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? अच्छा, उसने आपसे बदतमीजी की है ना? की है ना उससे बदतमीजी? वो खुद आपसे माफी मांगी, वो खुद आपके सामने आके आपसे माफी मांगेगी। मैं भी देखता हूं ऐसे कैसे बदतमीजी करती है। गिल साहब, मेरे घर में जो भी मेहमान आता है मैं उसकी इज्जत करता हूं, और मैं मेक श्योर करता हूं कि मेरे लोग भी उसकी इज्जत करें। वो औरत आपके सामने आके आपसे माफी मांगेगी। बैठे आप प्लीज। थैंक यू। वैसे ये 25 लाख का चेक और वो भी कैश किस लिए? मैडम, बॉस ने कहा था कि आपसे ये चेक आज जरूर साइन करवा लूं। शायद उन्हें कहीं पेमेंट करनी है। हाँ, लेकिन अभी 2 हफ्ते पहले तो तुमने 2 चेक साइन करवाए थे ना तौकीर के लिए। फिर अचानक से जरूरत इतनी बड़ी रकम की कैसे? मैडम, ये तो मुझे बॉस ने नहीं बताया। अगर आप कहें तो मैं फोन करके पूछ लूं उनसे। रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे दोस्त और बिजनेस पार्टनर पे हाथ उठाओ? क्या आप मुझे कह रहे हैं? आपको मैंने पहले भी कितनी दफा बताया मुझे आपका दोस्त नहीं पसंद, मुझे उससे नहीं मिलवाया करें। सती सावित्री वाली बातें मत करो मेरे सामने। तुम समझ आ रही तुम्हें मेरी बात? क्योंकि मुझे पता है और तुम्हें पता है कि तुम्हारा ताल्लुक किस। बस करें, बार बार मुझे ताना देने की जरूरत नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं कि मेरा माजी दागदार है और आप बहुत पाक है ना? ये शादी आपने अपनी मर्जी से की थी, मैंने आपको फोर्स नहीं कहता निकाह के लिए। हाँ, मैंने अपनी मर्जी से की थी और आगे भी मेरी मर्जी चलेगी। बहुत बड़ी कीमत दी है तुम्हारा गुरूर तोड़ने के लिए मैंने। कीमत दी है? मैं आपकी बीवी हूँ, इस घर की और आपकी इज्जत हूँ। मैं घरदारी करना चाहती हूँ, घर पे रहना चाहती हूँ। अरे किसने कह दिया घरदारी के लिए शादी की है मैंने तुमसे यार? घरदारी के लिए गांव में बीवी है मेरी, वो करेगी घरदारी, तुम क्यों करोगी? आपने पहले से शादी की हुई तो आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? मुझसे निकाह क्यों किया फिर? क्यों, तुम्हारी नायका ने नहीं बताई तुम्हें ये बात? जाहिर सी बात है, खानदानी आदमी, एक अमीर आदमी ऑलरेडी शादीशुदा होगा, जाहिर है। और रही बात कि मैंने तुम्हें ये बात क्यों नहीं बताई, इसलिए कि इसकी जरूरत मुझे शायद महसूस नहीं। क्या? और चलो, अब तुमने जिक्र छेड़ा है तो ये भी सुन लो। गांव में मेरे 2 बच्चे भी, एक 10 साल का बेटा और एक 8 साल की बेटी। और रही बात मेरी बीवी की, वो पुराने ख्यालात की जागीरदार फैमिली की औरत है, जिसको घरदारी के अलावा और कुछ नहीं सोचता, जो गांव में मेरी नस्ल को आगे लेके जाएगी। तुमसे क्यों शादी की मैंने? पता है क्यों? क्योंकि तुम मॉडर्न हो,
तुम्हारे साथ मुझे सोशलाइज करना था, लोगों में उठना बैठना था, इसलिए की तुमसे शादी मैंने। समझ गई हूँ मैं। मुझसे शादी इसलिए की थी ताकि मेरे साथ सोशलाइज कर सके, आपके उन घटिया दोस्तों को मैं तैयार होकर एंटरटेन कर सकूं। सच है ये बात कि मैं पैसे लेके उन डांस पार्टीज पे जाया करती थी, मगर फर्क सिर्फ इतना है कि वहां मुआवजा कोई और वसूल करता था और यहाँ मुआवजा आप मुझसे किसी और तरीके से वसूल करते हैं। आपने और उस बाजारी ब्रोकर में कोई फर्क नहीं। Shut up! Shut up! किन ख्यालों में गुम है ना? अरे आपका तो हुक्का भी ठंडा हो गया, मैं इसे गर्म करके ले आता हूँ। नहीं, रहने दो। आज हमारा दिल उस मुंह तंबाकू को भी नहीं चाह रहा। अजीब फीका फीका सा लगा। क्या हुआ है आपको? आपको भी जरी याद आ रही है ना? कम वक्त भूलती ही तो नहीं जो उसे याद किया जाए, लेकिन आज पता नहीं क्यों उसे याद करके हमारा दिल उदास। दिल क्यों नहीं उदास होगा? आपने उसके जाने के बाद उसकी कभी कोई खैर खबर ही नहीं ली, ना उसके घर मिलने जाती है, एक फोन तक नहीं किया आपने उसे उसके निकाह के बाद। तो क्या समझती, हमारा दिल नहीं करता उससे मिलने को, उसे देखने को, उसको गले से लगाने। तो फिर क्या मजबूरी है आपकी? आप क्यों नहीं मानती अपने दिल की? दस्तूर नहीं, और वैसे भी जरी ब्याह के एक ऊंचे खानदान की इज्जत बन चुकी है। हमारे मुताबिक जब हमारी कोई बच्ची ब्याह के चली जाती है तो माजी के सारे धागे तोड़ दिए जाते ताकि उसका दागदार माजी उसका पीछा ना कर सके। क्या मतलब? तो क्या जरी अब हमसे मिलने कभी नहीं आएगी? कभी नहीं। जाते उसे यही नसीहत की थी कि इन गलियों की तरफ दोबारा मुड़ के भी ना देखे। तो हम तो उससे मिलने जा सकते हैं ना? मेरी जान अटकी रहती है उसमें, मैं उससे मिले बगैर नहीं रह सकती। हाँ ना, आपको तो सब पता है। जान तो वो हम सबकी अपने साथ ही ले गई, लेकिन अपना वो यहाँ वापस आ सकती है, वरना हम उनसे मिलने जाएंगे। मगर क्यों? हम उससे मिलने क्यों नहीं जा सकते? वो भी तो हमारे लिए कितनी बेचैन होती होगी। यही तय हुआ था मलिक शहरयार के साथ, यही शर्त रखी थी उसने कि निकाह के बाद ना हम उसकी सूरत देख सकते हैं ना वो हमारी। खो गई हमारी बच्ची, हमेशा के लिए जुदा हो गई। ताज़ा करके लाओ। तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन मेरी एक बात गौर से सुनो। तुम्हें मैंने एक भारी रकम देके खरीदा है। तुम्हारी शर्त थी कि निकाह कर लो, सो मैंने कर लिया, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम रिवायती बीवी बनके मुझ पे अपना हक जमाओ। मैं जो कहूंगा तुम वही करोगी। अगर तुम्हें मंजूर है तो ठीक है, और अगर नहीं तो इस घर में तो क्या, मेरी जिंदगी में भी तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश नहीं है। उस अन्ना को कहना कि मुझे मेरी रकम लौटा दे, उसके बाद तुम आजाद। तुम्हें जो करना है, जहां जाके मरना है, मरना मेरी भला से। आपने मुझसे निकाह किया है,
और ये रिवायती बीवी गैर रिवायती बीवी क्या होता है? बीवी बीवी होती है और शौहर की इज्जत होती है। मगर शर्त सिर्फ इतनी है कि वो मर्द हो तब। अच्छा, अब तुम मुझे मर्दानगी के ताने दोगी? हाँ, लोगों स्टॉकिंग 100 चूहे खा के बिल्ली आज को चली। सुनिए ज़ोहरा बीबी, मैंने आपके माजी के साथ आपको एक्सेप्ट किया है और मुझे तुम जैसी लड़की तो चाहिए थी, तुम जैसी नाजों और अदाओं वाली, जो इन बेचारे कमजोर मर्दों को अपनी औकात में रख सके। और मैं तुम्हें कोई गलत काम करने के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूं, तुम्हें अपनी प्रोटेक्शन करना बहुत अच्छी तरह आती है और इन घटिया और मासूम मर्दों को इनकी औकात में रखना बहुत अच्छी तरह आता है। तो मैं क्या चाहता हूं, मेरी दोस्त बनके, मेरी बिजनेस पार्टनर बनके मेरा सपोर्ट करो। हाँ? बहुत दुख हो रहा है मुझे सब कुछ सुन के। काश आपने मुझे कभी देखा ही नहीं होता और मुझे बेवकूफ बना के निकाह नहीं किया होता मुझसे। जानते हैं कैसा महसूस कर रहे हो? जैसे मैं वहां फील करती थी ना, हर वक्त वहां से जान छुड़ाने के लिए एक एक पल गिना करती थी। आप में और उस जगह में कोई फर्क नहीं। चलो ऐसा है तो ऐसे ही सही है, और इस सच को जितना जल्दी तुम हो सके तस्लीम कर सकते हो कर लो। नो मोर आर्ग्यूमेंट्स। गाड़ी लगवा दो, आई एम रियली गेटिंग लेट। मूसा को बुलाओ। मूसा कहाँ है? मैम मूसा कहाँ है? तुमसे क्यों शादी की मैंने? क्योंकि तुम मॉडर्न हो। मुझे तुम जैसी लड़की तो चाहिए थी, तुम जैसी नाजों और अदाओं वाली, जो इन बेचारे कमजोर मर्दों को अपनी औकात में रख सके। आज के बाद कभी तुम्हें अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा, कभी भी दीवानगी तुम्हारे रास्ते पर नहीं आएगी। तुम जहां रहो आबाद रहो। वो हम सफर था, हाँ वो हम सफर। ड्राइवर जरा म्यूजिक ऑफ करो। मूसा जी? मुझे तो तुम्हारा ताल्लुक एक बहुत ही मजहबी घराने से लगता है। फिर तुम ये जेलगल कहाँ पहुंच गए? आई मीन तुम्हारे घर वाले कहाँ रहते हैं? डीसी शहर में रहते हैं मैडम। ओके, लेकिन फिर तुम नामुराद के साथ क्यों रहते हो? आई मीन अपने घर वालों के साथ क्यों नहीं रहते? जीवन नाराजगी चल रही है। मेरे जेल से रिहा होने के बाद मेरे अब्बा ने मुझे घर आने की इजाजत दी नहीं, पलट कर गया नहीं। सीरियसली? मुझे तो तुम बहुत ही स्वागतमंद और फरमाबरदार बेटे लगते हो अपने अब्बा के। उन्हें ऐसा नहीं लगता। क्या वाकई तुम इक़दाम कत्ल के जुर्म में जेल गए थे, या वो फिर सिर्फ एक इल्जाम ही था? नहीं, इल्जाम नहीं था, सच था। मैंने किया था मैडम। क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम्हारी क्या दुश्मनी थी इनसे जिन्हें तुमने मारने की कोशिश की? मैडम, बाज दुश्मनियां पैदा होने के लिए सिर्फ एक लम्हा लेती है, और कभी कभी तुम्हें पता ही नहीं होता कि आने वाला लम्हा एक नया दुश्मन लेकर आ रहा है। शायद इसी को तकदीर कहते हैं।
तुम पढ़े लिखे हो? जी, मास्टर्स किया हुआ है मैंने। That's very good. वैसे अगर तुम कहो तो मैं किसी दूसरी जगह दूसरे ऑफिस में तुम्हें व्हाइट कॉलर वाली जॉब दिलवा सकती हूँ। हालांकि मुझे पता है कि उस सूरत में मैं एक बहुत ही अच्छे मुहाफिज से महरूम हो जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी क्वालिफिकेशन के हिसाब से ये बात कर रही हूँ। क्या कहते हो तुम? नहीं मैडम, खुदा का वास्ता ये मत कीजिएगा मेरे साथ। मुझे यही काम करना है आपके साथ, आपके पास। अगर खुदा ना खास्ता आप मुझे नौकरी से निकाल भी देंगी तो मैं वापस आ जाऊंगा, और अगर आपने मुझे ना रखा तो इन्हीं गलियों में नौकरी ढूंढता रहूंगा। मुझे ये माहौल चाहिए, यही मेरा नसीब है, यही मेरी तकदीर है और यही मेरी सजा जो मुझे भुगतना है। माफी चाहता हूँ मैडम, अगर मैं कुछ ज्यादा बोल गया तो। नहीं नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? सर में दर्द है। चाय बना के लाती हूँ। नहीं नहीं, इस वक्त क्या तकलीफ उठाओगी? अभी कुछ देर में नींद आ जाएगी तो सुबह उठ के ठीक हो ही जाऊंगा। सारा दिन पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते रहते, कभी आराम भी कर लिया करो। कैसे करूं? अब्बा ने मूसा भाई की सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर डाल दी। मुझे तो अब एहसास हो रहा है कि मूसा भाई खामोशी से अपने सर पर कितनी जिम्मेदारियां उठाए रखे थे और सारे काम खुद करते रहते थे। हालांकि मैं उनके साथ होता था, लेकिन कभी इस बात का मुझे एहसास नहीं होने दिया, और मैं छोटी छोटी बातों पर उनसे झगड़ता था, रूठता था, ताकि मुझे काम ना करना पड़े, और वो खुशी खुशी मेरी सब बातें टाल देते थे। मूसा भाई हैं ही ऐसे। याद है हमारे लिए बचपन में कितना झगड़ते थे और सारा इल्जाम भी अपने सर ले लेते थे। क्या आपने उस लड़के का सर तो फाड़ा ही नहीं? और मूसा भाई खत्म हुए झगड़े को फिर शुरू कर देते थे और जाकर लड़के का सर फाड़ कर ही आते थे। पता नहीं हमारा बचपन कहाँ खो गया इस। और मैं कितनी बुरी हूँ, कितनी बदतमीजियां की है मैंने मूसा भाई से। अदब से भाई कह के बुलाती भी नहीं थी, जानबूझ के मूसा कहती थी, रोब जमाने के लिए। हाँ, लेकिन तुम्हारे दिल में भाई के लिए एहतराम देख के बहुत खुशी हो रही है। बस दुआ करता हूँ कि अब्बा भाई को माफ कर दे, ताकि हम सब फिर से वैसे रहें। मेरी भी यही दुआ है, हम सब फिर से एक हो जाएं। हाँ, लेकिन ये तभी होगा जब मैं उस लड़की तक पहुंचूंगा जिसकी वजह से भाई पर इतना बड़ा इल्जाम लगा। मुझे यकीन है कि अब्बा उस लड़की की गवाही सुनकर भाई को माफ कर ही देंगे और फिर हम सब साथ रहेंगे। काश मूसा भाई ने मुझे अपने सर की कसम ना दी होती तो मैं ये राज आज सबके सामने फाश कर देती ईसा। फिर चाहे ये सब मिलकर मुझे कोई भी सजा सुनाते, मुझे मंजूर होता। तुम्हें बात समझ में क्यों नहीं आती है? तुम और मैं कभी एक नहीं हो सकते, मुमकिन नहीं है।
हुआ है किचन में हमारे खुदा की कुदरत। कभी हम उनको, कभी अपनी उबलती हुई चाय को, कभी अपने आप को और कभी अपने किचन को देखते हैं। वाह वाह। एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं नहीं यार, दूसरा मिसरा थोड़ा लंबा नहीं हो गया? लंबा हो गया तो क्या हुआ, हमारे बाप का क्या जा रहा है। हाँ। सर आइए, बाहर बैठकर चाय पीते हैं, फिर आपके लिए कॉन्टिनेंटल नाश्ता बनाऊंगा। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे क्या बात है शाह जी, बड़ी जल्दी दिल लगा लिया नई मैडम से। मेरा मतलब है नई नौकरी से। मैं तो समझ रहा था उगता आ जाएगा। नामुराद वजह ही नहीं है कोई, उकताने की भी वजह होनी चाहिए ना। करना ही क्या होता है मुझे, सारा दिन मैडम की चौकीदारी करता रहता हूँ। बस दुआ कर यार, कहीं मैडम मुझसे ना उकता जाए। इस नौकरी की बड़ी जरूरत है मुझे। हीरा है तू हीरा, तुझसे भला कोई क्यों उकताएगा हैं? और तेरी मैडम जबान की कड़वी है, दिल की बहुत अच्छी है। हाँ, शौहर काई है उसका, उससे बचकर रहना। अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लेगा, छोड़ेगा नहीं तुझे। माजरत कर तो ली थी मैंने, जो भी हुआ था वो गलत फहमी थी, मैंने कर ली माजरत। वाकई भोला है तू कसम से, तुझे दुनियादारी कभी नहीं आएगी। बहरहाल मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जरा सा होशियार रहना हैं। माफी तो तुम्हें मांगनी पड़ेगी। घर है मेहमान के साथ इस तरह का सलूक करते हैं। मगर मैं अगर मगर कुछ नहीं, जो मैं बोल रहा हूं वो तुम करोगी। ये लो, आ गया गिल साहब का फोन। कोई उल्टी बात मत करना। अस्सलाम वालेकुम गुल साहब, बड़ी लंबी उम्र है आपकी। अभी आप ही के बारे में मैं और ज़ोहरा बातें कर रहे थे। ज़हे नसीब, ज़हे नसीब, हमारा जिक्र तो हुआ, चलिए किसी बहाने ही सही। भाभी की नाराजगी दूर हुई कि नहीं? जी जी, कैसी नाराजगी, बल्कि ज़ोहरा आपसे खुद बात करेगी। ये लें। कैसे हैं आप? क्या बताएं, जिंदा है, दरगोर है, बेकरार है। आई एम सॉरी, उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आ गया था बस। अरे भाभी अब बस भी कर दें, क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? हम तो खादिम हैं आपके। जी गिल साहब, गिला दूर हुआ आपका? हाँ बिल्कुल, कोई गिला बाकी नहीं रहा, मगर अब जुर्माना मेरी तरफ से भरा जाएगा। एक शानदार डिनर की सूरत में, जिसमें आप और भाभी मेरे स्पेशल गेस्ट होंगे। बोलो, मंजूर है? अरे गिल साहब, नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं इस तकल्लुफ की। देखो, अगर तुमने इनकार किया तो मैं फिर नाराज हो जाऊंगा। और हाँ, तुम वैसे मेरी तरफ आ तो रहे हो ना डील साइन करने के लिए, तो ज़ोहरा को भी साथ लेते आओ। चलें, ठीक है, मैं आऊंगा जरूर, और ज़ोहरा को भी साथ लेकर आऊंगा। दैट्स गुड। चलो, सी यू। थैंक यू। क्या है अम्मा? शाम में अहमद के घर वाले आ रहे हैं बाकायदा रस्म करने, तो जरा ढंग से तैयार हो जाना। लेकिन अम्मा, अगर मगर कुछ नहीं बेटा, आखिर तुम किस आसरे पे बैठी हो?
वो तो जेल से निकलने के बाद पता नहीं कौन सी दुनिया में जा बसा है। वो अब वापस नहीं आएगा। और बेटा अगर आ भी गया ना तो तुम्हारे अब्बा उसे कबूल नहीं करेंगे। लेकिन आप लोगों को इतनी जल्दी क्या है मेरा रिश्ता तय करने की? जल्दी है बेटा। देखो, अगर किसी लड़की का एक बार रिश्ता टूट जाए ना तो दोबारा उसका रिश्ता होना इस माशरे में मुहाल है। और मेरी बेटी तो बहुत खुश नसीब है कि देखो मूसा के बाद भी मूसा ही जैसे बड़े घर में तुम्हारा रिश्ता जुड़ने जा रहा है। लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी। आप जाकर अब्बा को क्यों नहीं बता देती? देखो सितारा, मेरे हाथ तुम्हारे आगे जुड़े हुए, इन्हीं का मान रख लो। और अगर ऐसा नहीं कर सकती ना तो कहीं से जहर लाके दे दो इन बूढ़े माँ बाप को, कि मुझसे अब तुम्हारे अब्बा की हालत नहीं देखी जाती। अम्मा आप क्या कह रही हैं? फिर मान लो मेरी बात। और देखो, शाम में वो लोग आ रहे हैं ना तो उन्हें बिल्कुल एहसास नहीं होने देना कि तुम्हारे चेहरे पर माजी के दुख की कोई परछाई है। अब हमारी लाश तुम्हारे हाथ है। तैयार हो जाना। अरे ये क्या, तुम रो क्यों रही हो? प्लीज चुप हो जाओ सितारा, वरना मैं भी रो दूंगी। तौकीर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगा कि मैं आपसे बड़ा नाराज हूं। आप मेरे वलीमा पार्टी में नहीं आए। सब आपको वहां पर बहुत मिस कर रहे थे। ऐसी भी क्या मसरूफियात थी। आइंदा मैं पार्टी थ्रो करूंगा, आपको लाजमी आना है। मलिक साहब, आई एम सो सॉरी। असल में दुबई गया हुआ था, लेकिन लैला तो आई थी ना, उसे मैंने स्पेशली ताकीद की थी कि आपकी पार्टी ज़रूर अटेंड करे। जी जी, लैला बिल्कुल आई थी, लेकिन सब ने आपको वहां बहुत मिस किया। खैर बताइए, कैसे आना हुआ, क्या हाल है? कुछ खास नहीं मलिक साहब, वही रोज की बकबक झकझक। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि कुछ अरसे बाद ये बीवियां रफ्ता रफ्ता साइको क्यों हो जाती है। अरे बीवियां जो हैं तौकीर साहब, बीवियां ना नाम ही एक नफसियाती बीमारी का है। आपको क्या गम है मलिक साहब? आपका तो हनीमून पीरियड चल रहा है। इश्क किया आपने अपनी मनपसंद लड़की के साथ, और वो भी ऐसी लड़की जिसके लिए सारी एलीट क्लास शहर की मरी जा रही थी। नहीं नहीं तौकीर साहब, उसके अभी से नखरे शुरू हो गए। अपने आप को रिवायती बीवी साबित करने का अजीब भूत चढ़ा हुआ है उसके ऊपर। आपको तो पता है मैंने उसके साथ शादी इसलिए की थी ताकि वो मेरे साथ चल सके। ये औरतों को पता नहीं क्या हो जाता है, दो बोल निकाह के पढ़ाते के साथ ही अजीब अहमकाना स्टूपिड रोमांटिसिज्म का भूत चढ़ जाता है। खुद को हमारा मालिक समझने लगती हैं वो। मालिक नहीं मलिक साहब, मालकन। खैर अभी शुरू शुरू के दिन है, धीरे धीरे समझ जाएगी। वैसे टू बी ऑनेस्ट मलिक साहब, इस लड़की से मैं इतना दकियानूसीपन एक्सपेक्ट नहीं करता था। पार्टीज में तो बड़ी अल्ट्रा मॉडर्न बनी फिरती थी। अरे पेंडू है, बहुत बड़ी पेंडू। खैर छोड़े मेरी बातों को, आप बताएं अपनी बीवी के 50% शेयर्स के मालिक बने आपके? नहीं। मत पूछे मलिक साहब, एक नंबर की हराफा निकली है वो। अपने परों पे इतनी आसानी से पानी नहीं पड़ने देती। ऊपर से वो नया बॉडीगार्ड रख लिया उसने एक। बॉडीगार्ड? आपके अलावा किससे उनकी जान को खतरा है? और आपसे पूछे बगैर कैसे हो सकता है? पता नहीं मलिक साहब, एक आंख नहीं भाता वो बंदा मुझे। दिल करता है कि जल्द से जल्द उसका कोई ना कोई बंदोबस्त कर दो। मेरे हवास पर तारी होता जा रहा है वो मूसा।
बीबी जी, आपसे मिलने कोई लड़की आई है। मैंने उन्हें लॉन्च में बिठा दिया। कौन लड़की आई है? चंदा नाम बता रही हैं। चंदा आई? ये लो। जरी आ गई तुम्हें मेरी याद? हाँ। रहने दो, तूने कौन सा याद कर लिया? आज भी देखो मैं ही आई ना, और वो भी अन्ना जी से झूठ बोलकर। बाजार जाने का बहाना किया था मैंने, वरना अन्ना जी के पैरों का तो पता ही है ना तुम्हें। जानती हूँ, उड़ती चिड़िया के पर भी कीन लेती हैं वो। जरी, तू खुश तो है ना? तुम आ गए हो ना मेरे पास, अब मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन तुम्हारे आने से पहले मैं बहुत उदास थी। तुम लोग मुझे बहुत याद आते हो। तो फिर आई क्यों नहीं मिलने? मैं क्यों नहीं आई मिलने? अन्ना ने मुझे साफ मना किया था कि मैं तुम लोग से मिलने नहीं आया करूँ। जब भी मिलना होगा वो मेरे पास आएंगी। मगर अन्ना पता नहीं कहाँ मसरूफ हो, मेरी कॉल तक नहीं उठाती हैं वो। मैं उनसे बहुत नाराज हूँ। अब वो मुझसे मिलने आएंगी ना, मैं उनसे बहुत झगड़ा करूंगी। बल्कि मैं उनसे बात ही नहीं करूंगी जब तक वो मुझे मना नहीं लेंगी। जरी, अन्ना अब तुम्हें मनाने नहीं आएंगी। क्यों? क्या हुआ? उनकी तबीयत ठीक है? निकाह के वक्त तुम्हारे शौहर ने यही शर्त रखी थी कि शादी के बाद ना तुम हमसे कभी मिलोगी ना हम तुमसे कभी मिलेंगे। हमारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म। ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा तुमसे रिश्ता कैसे खत्म हो सकता है? यही सच है जरी, इसलिए अन्ना ने ना कभी तुम्हारा फोन उठाया और ना ही वो आगे कभी तुमसे राब्ता करेंगी। और हमारे लिए भी सख्ती से यही ताकीद की गई है। मेरा दिल तड़प रहा था तुमसे मिलने के लिए, तो बस किसी तरह बगावत करके चली आई तुमसे मिलने। लेकिन अब मैंने तुम्हें देख लिया ना, मेरे लिए इतना ही काफी है। फजूल बातें मत करो मेरे साथ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अन्ना ने इतनी फजूल शर्त मान कैसे ली। तुम बैठो, मैं भी बात करती हूँ उनसे। ये यहाँ क्या कर रही है? तुम अपना ख्याल रखना जरी, मैं चलती हूँ। तुम कहीं नहीं जा रही, तुम मेरे साथ रहोगी। ये कहीं नहीं जाएगी। जाने दो इसको। और सुनो, आज से तुम आ गई हो, आइंदा यहां पर नजर मत आना। कह देना अपनी बुढ़िया को जाकर कि मैं वादा खिलाफी करने वालों को बख्शता नहीं हूं। बात ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? वो मेरी सगी बहनों की तरह है। मेरे पास चंद ही रिश्ते हैं, वो भी आप मुझसे छीन रहे हैं। तो ये तो अन्ना को पहले सोचना चाहिए था। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले नहीं लेते पैसे, मना कर देती। पैसों की लालच तो सगे रिश्ते भी खा जाती है। तुम तो फिर सौतेली थी। कान खोल के मेरी बात सुन लो। अब तुम्हारा ताल्लुक उस घटिया और रुस्वा घराने से नहीं, मर चुके हैं वो लोग तुम्हारे लिए, और तुम उनके लिए। तौकीर, तौकीर उठो, बाहर कोई है। क्या मुसीबत है यार, सोने दो। तौकीर, मैंने किसी को टेरेस की जानब जाते देखा है। यार चुप करके सो जाओ, कोई नहीं है वहां।
कौन? हेलो, हाँ मूसा बोल रहा हूँ। क्या? मैडम कहाँ? सर अंदर है। आप ठीक है मैडम? ये कौन है? मूसा है ये, लैला का नया बॉडीगार्ड। कब से रखा है इसे नौकरी पर? अभी कुछ ही दिन हुए इसको रखा है। जब तुम्हारी मैडम पर कातलाना हमला हुआ तुम उस वक्त कहाँ थे? तुम्हें तो इनके साथ होना चाहिए था। कातिलाना हमला? नहीं, मूसा मुझे ड्रॉप करके ऑफ कर गया था। ये यहाँ स्टे नहीं करता। लगता है मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। कहाँ रहते हो तुम? सादिकाबाद, मकान नंबर 31। ठीक है, तुम बाहर बैठो, अभी तुम्हारा बयान रिकॉर्ड करना है और कहीं जाना नहीं, समझे? समझ गया। अनजान लोगों को घर का रास्ता दिखाएंगे तो ये सब कुछ तो होगा ना। मैंने तो पहले भी कहा था कि हर आने जाने वाले पर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या हुआ था? अरे मूसा भाई, हम तो सो रहे थे कि अचानक आवाजें टॉस 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 टॉस। बाहर आए, पता चला मैडम पर किसी ने हमला कर दिया। वो तो शुक्र है अल्लाह पाक का कि मैडम बाल बाल बच गई। लगता है हमलावर जो है कोई नाड़ी था। मेन दरवाजे के गार्ड कहाँ थे? मर गए हैं वो? सर उसको तो संभलने का मौका ही नहीं मिला। लगता है हमलावर जो है घर के नक्शे के बारे में अच्छी तरह से जानता था। वो तो गार्ड के आने से पहले ही घर के लोन वाले रास्ते से निकल गए। बयान हो गए इनके? जी सर, हो गए मैम। एक बात आप लोग अच्छी तरह से सुन ले, जब तक इस केस की तफ्तीश चल रही है आप में से कोई इस इलाके और शहर से बाहर नहीं जाएगा, समझ गए आप? ठीक है। और खास तौर पर तुम, अंडरस्टैंड? जी। इसका बयान ले लो। ठीक है सर। ओए, क्या नाम है तेरा? आराम से। मूसा। आराम से नहीं, कहाँ रहते हो? मैंने पूछा कहाँ रहते हो भाई? मकान नंबर 31, सादिकाबाद। अरे मूसा, तुम वापस नहीं गए? उस पुलिस वाले ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया तुम्हें? नहीं मैडम, पुलिस वालों का तो काम है तफ्तीश करना। बस अल्लाह का शुक्र है हमलावर के हमले से आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हाँ, बचत हो गई। लेकिन मुझे लगता है कि मैं ज्यादा अरसे तक जिंदा नहीं बचूंगी। फिल्म इंडस्ट्री में मैंने बहुत दुश्मनियां पाल ली हैं इन 10-15 सालों में, जाहिरी भी और ठगी छुपी भी। मैडम आज से मैं यही रुकूंगा बंगले पे। हो सके तो मेरे लिए सर्वेंट क्वार्टर का इंतजाम करवा दीजिए। कभी कभी मुझे बहुत अफसोस होता है कि जैसे मैंने तुम्हें बॉडीगार्ड रखकर तुम्हारी जान खतरे में डाल दी हो। मुझे बहुत रहम आता है तुम पर। खुद पर रहम खाना छोड़ दिया है मैंने मैडम। खैर आप मेरे लिए किसी सर्वेंट क्वार्टर का इंतजाम करवा दीजिए, आपकी जान को खतरा है। ओके, ठीक है, मैं कपूर से कह के तुम्हारे लिए कोई सर्वेंट क्वार्टर साफ करवा देती हूँ। और हाँ, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दें। बहुत शुक्रिया। ओके।
तीसरी दफा तुमने मेरे हुलिये और मेरी ज़ाहिरी शख्सियत का ताना दिया है मुझे। क्या किसी शरई और मजहबी हुलिये वाले लड़के को अपनी पसंद का इजहार करने का हक नहीं है? मुझसे कहो कि मुझे तुम्हारा हुलिया पसंद नहीं है, खुदा की कसम पलट कर चला जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। फिर मैं तो सिर्फ इतना सा चाहता हूं, इजाजत दे दो, अपने घर वालों को तुम्हारे घर भेजना है, इज्जत से तुम्हारा हाथ मांगना है। खुद को साबित करना चाहता हूं कि मैं तुम्हारे काबिल हूं। मैंने आपके माजी के साथ आपको एक्सेप्ट किया है और मुझे तुम जैसी लड़की तो चाहिए थी, तुम जैसी नाजों और अदाओं वाली, जो इन बेचारे कमजोर मर्दों को अपनी औकात में रख सके। मैं क्या चाहता हूं, मेरी दोस्त बन के, मेरी बिजनेस पार्टनर बन के मेरा सपोर्ट करो। बस ये क्या गजब कर दिया आपने तो खुद उसे घर ठहराने का जवाब फराहम कर दिया। इस तरह तो हमारा काम और मुश्किल हो जाए। फैजी, तुम नहीं समझोगे, मैं एक तीर से दो शिकार करने का माहिर, और मैंने अपने दोनों शिकारों को करीब कर दिया है मूसा को घर में ठहरा, और इसी बहाने मैंने पुलिस को मूसा पर शक के रास्ते पर डाल दिया। लिहाजा लैला के साथ जो कुछ भी होगा ना, उसका सारा इल्जाम मूसा के सर ही जाएगा। अब समझा, आपने मूसा के पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में पुलिस को सब बताया, और अब जो वारदात भी होगी उसका सीधा शक मूसा पर जाएगा। और रात को जो हमला आवर का निशाना चूका, उसे ऐसा ही हुक्म था, मारने के लिए नहीं, सिर्फ डराने के लिए कहा था आपने। समझ जाते हो, मगर जरा देर से समझते हो। बस अब सिर्फ मुझे उस पावर ऑफ अटॉर्नी पर लैला की सिग्नेचर चाहिए, ताकि उसके बाद मैं भी उसका पार्टनर बन जाऊं उसके बैंक बैलेंस और उसकी जायदादों में। आखिर लैला के बाद उसकी जायदाद और उसके बैंक बैलेंसेस को संभालने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। बस फौरन जाके अपने उस खादिम को भूल न जाइए। अरे नहीं, बस एक काम करते रहो, अपनी मैडम लैला की मुखबरियां रेगुलर बेसिस पर मुझे करते रहो, बाकी मैं संभाल लूं। तो मैं आपका खादिम हूं बॉस, अब तक करता रहा हूं और आगे भी करता ही रहूंगा बॉस। बाकी मेरा काम। लैला जी हाँ मूसा, वो कल रात वाले हादसे के बाद मैंने मन्नत मांगी थी मज़ार पे चादर चढ़ाने की। जी तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम वहीं निकल रहे हैं नीला गुंबद वाले मज़ार के लिए। वहां तकरीबा शुरू होने वाली है उर्स की, जल्दी करो। नीला गुंबद? हाँ हाँ, नीला गुंबद मज़ार के लिए। मैं अकेले जाने का रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकती, तुम्हें मेरे आसपास नजर रखनी होगी। पता नहीं क्यों मुझे हर वक्त वहम सा होता जा रहा है, जैसे कोई बहुत ही नादीदा दुश्मन मेरी ताक में है। आप फिक्र मत कीजिए, मूसा आपके साथ है, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा आपको।
मैडम नहीं? जी सर मैडम अभी तक नहीं आई। लेकिन वो तो सुबह सवेरे घर से निकली थी, कहाँ गई? सर उन्हें शायद किसी मजार पे जाना था दुआ करने के लिए, स्टाफ भी उनके साथ गया। एक तो मैं सूरत के ड्रामों से बहुत तंग हूँ। जी सर। कुछ ना कुछ नहीं, आप अपना काम करें। ओके। यही दिन देखना रह गया था इस नाखल औलाद के हाथों। अरे आज सारा जमाना हम पे हंस रहा होगा कि सैयदों की औलाद अय्याशियां करती फिर रही है। मेरा तो बस नहीं चल रहा था कि मैं उसके जायरीन और अपने मुरीदों की नजरों का सामना किए बगैर जमीन फट जाए और मैं उसमें जिंदा दफन हो जाऊं। कैसी ऑल फॉल मुंह से निकाल रहे पीर साहब? कोई पीर साहब नहीं है, मत कहो मुझे पीर साहब। अरे लोग क्या कहेंगे कि पीर कुदरतुल्लाह सबको नसीहतें करता फिर रहा है और आज उसका अपना बेटा हौला वला कुव्वत। मगर मूसा ने क्या किया, मुझे भी तो कुछ बताएं। भले बाजार में एक मर्तबा फिर हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया उसने। किसी बदनाम फिल्मी औरत के साथ रंगरलियां मनाता फिर रहा है वो। और उसकी हिम्मत तो देखो कि ऐन उर्स वाले दिन उस औरत को लेके मजार पे आ गया है। मूसा जानता था कि मैं अपने मुरीदों के साथ वहां पे होऊंगा, वो सिर्फ मुझे रुस्वा करने के लिए वहां आया है। हो सकता है जैसे आप सोच रहे वैसी बात ना हो। तुम तो बस चुप ही कर जाओ। बहुत घमंड था ना तुम्हें अपने बेटे की तरबियत पे, और फिक्रमंद हो रही थी तुम कि जेल से निकल कर कहां दरबदर होगा मेरा बेटा। खुशियां मनाओ कि तुम्हारा बेटा दरबदर नहीं हो रहा है, किसी बदनाम फिल्मी अदाकारा के साथ ठहर रहा है वो। न जाने निकाह करके या निकाह के बगैर। नहीं ताया जान, मूसा भाई ऐसे नहीं है, आपको जरूर कहीं गलत फहमी हुई होगी। कोई गलत फहमी नहीं हुई है मुझे। मैं अपनी औलाद के रम्ज अच्छी तरह से जानता हूं। कहां है वो ईसा? अरे उसे तो अब तक पहुंच जाना चाहिए था। फोन करो उसको, बुलाओ उसे, जल्दी आए। एक तो तुम्हारा शौहर भी बहुत ही निकम्मा और नालायक आदमी है। जी मैंने कॉल की थी, बस रास्ते में है, वो आ रहे हैं। पता नहीं कैसे संभालेगा ईसा ये सब। मुझे तो सब कुछ डूबता नजर आ रहा है। हो मेरे अल्लाह। हेलो। हाँ अच्छा, मैं बोल रहा हूँ। जी फरमाइए, क्यों फोन किया मुझे? वो सुबह मैं जल्दी में था, ऑफिस निकल गया, बताना भूल गया। शाम में हमने जाना है शहबाज गिल साहब के पास, डिनर है, तो मैं जल्दी आ जाऊंगा घर, तुम रेडी रहना। ओके? शहरियार आप चले जाइएगा अकेले, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, हमें वहां चलना जरूरी है। उसने ये दावत हमारे एजाज में दी है, याद रहे तुम्हें ये बात। और वो कुछ अच्छा पहन लेना, तंबू मत तोड़ लेना हमेशा की तरह। वेयर समथिंग अप्रोप्रिएट एंड नाइस, राइट? मगर मैं अच्छा, बीच में फोन आ रहा है, मैं करता हूं तुम्हें। तैयार है ना? बाय। अच्छा मेरी बात। मजार पे मन्नत की चादर चढ़ाने गई थी। ओ कम ऑन लैला यार, तुम अभी तक यहीं खड़े? तुम में इतनी अकल नहीं है कि जब तुम्हारे दोनों बॉसेस आपस में बात कर रहे हो तो नौकरों को दफा हो जाना चाहिए? ये हुक्म मुझे सिर्फ मैडम दे सकती है, कोई और नहीं। व्हाट? यानी तुम अब मुझे जवाब दोगे? सिर्फ 2 टके के गार्ड हो तुम, 2 टके के। हाउ डेयर यू? मूसा तुम एक काम करो, अभी तुम बाहर जाओ, मैं तुम्हें भी बुला लेती हूँ। जी मैं। कुछ ज्यादा नहीं सर पे चढ़ा लिया तुमने इसे? इसकी हिम्मत देखी है तुमने? इसकी ये मजाल मुझे जवाब दे रहा है, तौकीर खालिद को। रिलैक्स रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसे मैंने बोला था मेरे साथ रहे। अच्छा ये बातें छोड़ो, ये बताओ तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? क्या बात करूं तुमसे यार, तुम्हारे जाहिल बॉडीगार्ड ने सारा मूड ही खराब कर दिया है मेरा। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं, इस पर ज्यादा ट्रस्ट मत करना। अच्छा बाबा फिकर तुम बताओ मुझे क्या बात करनी है तुम्हें, बोलो। सेठ शहबाज ने इनवाइट किया डिनर, शेरियार की वेडिंग सेलिब्रेशन के लिए। तैयार रहना, शाम को पार्टी अटेंड करने जाएंगे। पहले भी वो पिछली पार्टी का गिला कर रहे थे कि हम नहीं गए। well,
तुम कहते हो तो चली जाऊंगी मैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे वो आदमी एक आंख नहीं भाता। ही इज जस्ट अ शो ऑफ। आधे मुल्क की इंडस्ट्री का मालिक है वो, शो ऑफ उसका हक है। ठीक है, चली जाती हूँ, लेकिन मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड मेरे साथ रहेगा। आई कैन टेक एनी रिस्क। अब तुम तो ऐसी जगहों पे जाके सब कुछ भूल जाते हो, बट आई नीड समवन टू स्टे विद मी। अंडरस्टैंड? ओके फाइन, यू एंड योर बॉडीगार्ड, तैयार रहना शाम को। ऑलराइट। क्या मूसा भाई और फिल्म स्टार लैला? ताया जान ने उन दोनों को साथ देख लिया है, इसीलिए तो गुस्से में उबल रहे हैं। तभी मैं कहूँ कि घर में इतना जलजला क्यों आया हुआ है? तुम पर भी काफी नाराज है, कह रहे इतने से काम में इतनी देर कर दी। मुझे तो पता था ये सारा नजला मुझ गरीब पर आ गिरेगा। अब खुद ही भेजा था मुझे शहर से बाहर मजार के काम से। अब देर सवेर तो हो जाती है, और सच पूछो तो मुझे इन मामलात की सूझबूझ नहीं है। ये मूसा भाई थे जो पलक झपकते इन मामलात के हल निकाल लेते थे। मुझसे नहीं होता ये सब। ताया जान का भी यही ख्याल है। अच्छा अब ये सब कुछ छोड़ो, मूसा भाई की फिक्र करो, कुछ खबर तो लो। ये मूसा भाई भी ना, और ये फिल्म स्टार लैला बीच में कहां से टपक गई? और मूसा भाई भी चुन चुन के वो काम करते हैं जिनसे जल्दी पर ज्यादा तेल फिरे। खैर देखता हूं अब क्या करना है इस मामले का। ऐसे फिल्म स्टार लैला अपने वक्त में थी बड़ी प्यारी, पता नहीं अब कैसी दिखती होगी। अस्सलाम वालेकुम सेठ साहब। वालेकुम सलाम, आइए आइए, खुशामदीद खुशामदीद। वही तौकीद तुम्हारी बेगम को देखकर मुझे इनकी क्लासिक फिल्में याद आ जाती हैं मुझे, और मेरा दिल एक बार फिर से जवान और खिलंडरा बन जाता है। सेठ साहब आप जैसे कदरदान अब कहाँ मिलते हैं, जमाना बड़ा बेमुरवत हो गया। वैसे आप ये दिन में कितनी दफा कितने लोगों को ये लाइंस बोलते हैं? मेरी नजर में तो एक इसी बेटे जुमले होते हैं। बस आपकी इसी जिंदा दिली के तो हम फैन हैं लैला मैडम। आहा, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। ज़ोहरा बेगम देखिए, फिर से माइंड मत कर लीजिएगा, मगर मैं हूं बंदा हुस्न परस्त, और जब ऐसा सच्चा और खरा हुस्न सामने हो तो फिर कोई काफिर भी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। मैं अगर इस महफिल की तमाम रोशनियां बुझा भी दूं तो भी आपका नूर ही काफी है उजाला करने के लिए। लगता है हजारों चांद सूरज रोशन है आपकी शख्सियत में। वैसे तुम इनकी बातों का बुरा ना मनाना, तुमसे पहले ये सारी बातें मेरे लिए कह रहे थे। आदत है इनकी जगह जगह मुंह मारने की। सेठ साहब सारी बातें यहीं खड़े खड़े करेंगे या मेहमानों के लिए कुछ खास इंतजाम भी किया हुआ? हाँ हाँ हाँ, पूरा पूरा बंदोबस्त है। आइए जनाब। मेरा इश्क भी तू, दिलदार भी तू, मेरे अंदर भी मेरे बाहर तू, मेरा जिक्र भी तू, मेरी फिक्र भी तू, मेरी जीत भी तू, मेरी हार भी तू। मालिक साहब, आपकी ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। भाई अभी तो महफिल शुरू हुई है, कुमार थोड़ा बढ़ने दे। बिजनेस की बातें करने के लिए तो सारी रात पड़ी है। अस्तगफिरुल्लाह। क्यों ज़ोहरा, तुम क्या कहती हो? मुझे क्या पता, आप लोग की बातें आप लोग को पता होंगी। ये भी ठीक है। अच्छा चलो, तो तुम हमें वो बताओ जो तुम्हें मालूम है। ये बंदा मलिक शहरयार ये
शौहर ज्यादा अच्छा है या बिजनेसमैन? लगता है आपको कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है। थोड़ा हाथ रोक लीजिए। जब आप जैसे खूबसूरत लोग सामने बैठे हों तो किस काफिर को नहीं चढ़ेगी। ये हुस्न का नशा है लैला बेगम। अरे अपना मलिक साहब, टॉकी, मेरे ख्याल ड्रिंक्स कुछ और मंगवाते हैं। हाँ। ए बॉय, हे यू, सुना नहीं तुमने? सेठ साहब बुला रहे। सुनाई नहीं देता क्या? वी वॉन्ट मोर ड्रिंक्स। बारटेंडर से कहो ड्रिंक्स हमें यहाँ सर्व करें। नशा नहीं टूटना चाहिए हमारा। जाओ। लो जल्दी। जी सुनो, मालिक साहब आप उदास ना हो, अभी कारोबारी बातें भी कर लेते हैं। अभी माहौल तो बनने दें। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने। वाह वाह सेठ साहब, क्या बात है आपकी। कहाँ से चुनकर लाते हैं ये नायाब शेर आप? अरे तौकीर साहब, आपने गिल साहब को हल्का ले लिया है। वो तो बिजनेस में मसरूफ रहे हैं, वरना पाकिस्तान के बहुत बड़े शायरों में से एक होते। वह जनाब क्या कहें। वैसे लैला बेगम, आपकी ये दोस्त तो कुछ कहती ही नहीं है। ना ड्रिंक्स लेती हैं, ना कुछ खाती हैं, ना पीती हैं। लगता है कि डाइट पर हैं जनाब। ये वजह थी जिस वजह से तुमने मूसा को ठुकरा दिया। ये मदहोशी, ये महफिलें, ये जान, ये हवस से भरी हुई नजरें, पर बहुत सस्ता सौदा किया है तुमने मेरे बदले। पर शायद तुम्हारी चाहत ही यही थी, जिस्म चकाचौंध, ये महफिल की रौनकें। जो मेरे मुकद्दर में लिखा था मुझे वही मिल रहा है, पर तुम इस महफिल में क्या कर रहे हो? तुमने ये रास्ता क्यों चुना? तो मेरे खानदान, मेरी नेक नामी, मेरे रिवाज से चिढ़ थी ना, छोड़ दिया मैंने सब कुछ, छोड़ दिया हमेशा हमेशा के लिए। आज उतना ही बदनाम हूं जितना तुम चाहती थी। मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। जिस दुनिया से आए हो ना, वापस वहीं लौट जाओ। ये महफिल तुम्हारे काबिल नहीं है मूसा, या नहीं तो अपने खानदान के हस्बैंड नस्ब का ही सोच लो। कितनी अजीब बात है ना, जब खानदान की हस्ब नस्ब, सकाफत, रिवायत के साथ तुम्हारे घर इज्जत से मूसा का रिश्ता गया था, तो तुमने इसी हस्ब नस्ब का ताना देकर मुझे ठुकरा दिया था। तुम्हें तो चिढ़ थी ना मेरी नेक नामी, मेरे खानदान की इज्जत, मेरे घर से। आज मुझे वहीं वापस जाने का कह रही हो, जो जगह कभी तुम्हारे मयार पे पूरी नहीं उतरी थी। जो हुआ सो हुआ, पिछली बातों को भूल जाओ मूसा। तुम्हारी माँ मेरे पास रोती हुई आई थी,
कह रही थी कि मेरा नेक फरमाबरदार बेटा किसी जोहरा नामी बाजारी लड़की के पीछे पड़ गया। क्या करती? रोती हुई माँ के आंसू भूल जाओ। और मैं एक लम्हे के लिए भी मेरा नहीं सोचा तुमने? सीधी तरह कहो ना मुझसे। चलो कह दो कि तुम्हें चाहिए यही था, ये ऐशो इशरत, ये महफिलें, ये रौनकें जो मूसा का दीनदार घराना तुम्हें नहीं दे सकता था ना। थोड़ा क्या नहीं था मेरे पास? इज्जत, दौलत, पैसा, जायदाद, सब कुछ था ना। मगर एक चीज नहीं थी, दिल के बहलाने के लिए ये जामो सामान मुयस्सर नहीं था मेरे दीनदार घराने में। तुम्हें जो समझना है ना समझो मुझसे, मगर मैंने तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहा, और जो मेरी तकदीर में लिखा था वो मुझे मिल रहा है। किस उम्मीद के सहारे भटक रहे हो, सब वापस लौट जाओ अपनी दुनिया। मेरी तुमसे ये आखिरी दरख्वास्त है। अरे मूसा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है, बस गलती से यहाँ आ गया। ये मूसा है मेरा बॉडीगार्ड। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छे घराने से। पता नहीं वो कौन सी मजबूरी है जो इससे इतना खतरनाक काम करवा रही है। यकीनन किसी अच्छे घर का लड़का है, लेकिन मजबूरी इंसान से पता नहीं क्या कुछ करवा देती है। वैसे तुम इसे जानती हो? तुम लोग बात कर रहे थे ना? शायद आपकी तलाश में यहाँ आ गया था, मैं नहीं जानती। ओके। तसल्ली रखिए भाभी, मूसा जल्दी लौट आएगा। बस थोड़ा सा बहक गया है, लेकिन है तो हमारे ही खून ना, और खून खून से जुदा कैसे हो सकता है भला? नहीं खदीजा, मूसा हमसे रूठ गया। काश मैंने उसके दिल की सुनी होती, अपनी मनमानी ना करती तो आज वो हमारे दरमियान भी होता। ऐसा क्यों कह रही है ताईजान? जानती हो, मूसा जानबूझकर उस बदनाम जगह पर भटकता फिरता है अब, क्योंकि मैं उस लड़की को उसकी हकीकत बता कर आई थी, उसे आईना दिखा कर आई थी कि जिस बदनाम इलाके से उस लड़की का ताल्लुक है, हमारे ऊंचे घरानों की दहलीज वो पार नहीं कर सकती। उसे धुतकार कर आई थी, बदनाम होने का ताना देकर आई थी, और आज वही ताना मूसा हमें हर बात में लौटा रहा है, वरना उस फिल्म वाली को अपने बाप के सामने लाके न खड़ा करता हूं। I'm sorry, ma'am. बेवकूफ, इडियट, ये क्या कर दिया तुमने? सारा ड्रेस खराब कर दिया मैम का। अंधे हो क्या? तुम्हें तो मैं सॉरी सर। कोई बात नहीं जी, बात कैसे नहीं है? अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? चलो मैम को लेके जाओ वहां रेस्टरूम की तरफ, और इन्हें कोई टॉवल और नैपकिन भी दो। चलो जल्दी चाहिए प्लीज। आई एम सो सॉरी।
आप फ्रेश हो जाएं, टावल और नेपीज भी अंदर ही। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माफी चाहता हूँ इस गुस्ताखी के लिए। वहां बाहर अपने शौहर के सामने तो तुम खुल के कोई बात नहीं कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो 2 मिनट यहीं बात कर लेते हैं। वैसे बेफिक्र रहो, वहाँ बाहर हम दोनों के गायब होने की किसी को कोई खबर नहीं होगी, क्योंकि सभी वहाँ बेसुध पड़े। पागल हो गए, हटो मेरे सामने। हाँ, रास्ता छोड़ो मेरा, पता मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे ऐसा तो मत कहो ना, देखो अभी ये तो बुरी बात है ना। हाँ, मैं तो सारे जमाने में तुम्हारी तारीफें करते हुए नहीं थका। क्या हीरा चुना है शहरियार ने अपने लिए, और एक तुम हो कि खुद अपने आप को बुरा साबित करने पे तुली हो। अच्छी बात नहीं है ये क्या हरकत है? हटो मेरे रास्ते से, वरना मैं शोर मचाऊंगी। ना ना ना, ऐसी कोई कोशिश करना भी मत, क्योंकि ये कमरा, वो पार्टी जो बाहर लॉन में हो रही है ना, वहां से बहुत दूर है, और अरीब करीब तुम्हारी आवाज सुनने वाला भी कोई। शर्म आनी चाहिए तो ये सब कुछ करते हो। मैं तुम्हारे दोस्त की बीवी हूँ, खैरना। बस बहुत बकवास सुन ली मैंने तुम्हारी। मेरे सामने ज्यादा नेक बीवी बनने की कोशिश मत करना। अच्छी तरह वाकिफ हूं मैं तुम्हारी असलियत से। डांस पार्टियों में कमर लचकाने वाली, तुमने शायद मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैं तो तुम्हें देखते ही पहचान गया था। बहुत बार देखा मैंने तुम्हें उन महफिलों में, वहां तो फुलझड़ी की तरह पटाखा बनी फिरती थी, और यहाँ ये दिखावे की शर्म क्यों? शहरियार, कोई है यहाँ पे? हटो मेरे किस शहरियार को बुला रहे? वो जो तुम्हारा शौहर है, जो तुम्हें खुद यहाँ लेकर आया है, ये जानते हुए भी कि मेरी नीयत तुम पे खराब है। मेरी नीयत तो तभी खराब हुई थी जब मैंने तुम्हें डांस पार्टी में देखा था, मगर अफसोस शहरियार तुम्हें पहले ले उड़ा, वरना मैं तुम्हें उससे बेहतर और बड़ी डील ऑफर कर सकता था। खैर, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। जितनी रकम तुम मलिक शहरियार से लेती हो, उससे डबल ट्रिपल जो कीमत तुम कहो, मैं तुम्हें आज ही उस पर रख सकता हूँ। बस तुम सिर्फ एक बार हाँ कह दो, मैं दुनिया भर की दौलत तुम्हारे कदमों में लाके ढेर कर दूंगा। क्या बकवास कर रहे हो गलीज इंसान? मैं तुम्हारे दोस्त शहरियार की बीवी हूँ, समझ नहीं आ रहा तुम्हें? सब ड्रामा है, और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो। और ये निकाह जिस पे तुम इतना इतरा रही हो ना, मेरी एक बड़ी डील की मार है बस। मैं अगर अभी तुम्हारे प्यारे मलिक शहरियार को अपने किसी बड़े प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप की ऑफर करूं ना, तो तुम्हारे जैसी दर्जनों खुद मेरे दरवाजे पे छोड़ के जाएगा। तुम किस खेत की मूली हो, मत समझो जो मैं तुम्हें इतनी अहमियत दे रहा हूं। वरना सेठ शहबाज हर ऐरी गैरी पे आशिक नहीं होता। खुशकिस्मत समझो अपने आप को कि मेरा दिल तुम पे आ गया। देखो, मेरी बात मान लो, फायदे में रहोगी। और हाँ, अगर तुम मलिक शहरियार के निकाह में रहना चाहती हो दुनिया को दिखाने के लिए, तो आई हैव नो प्रॉब्लम।
घाटे का सौदा नहीं है। जैसे तुम हो वैसी घटिया तुम्हारे इरादे। हटो मेरे रास्ते। चलो फिर मेरे इरादे भी छोड़ देख लो तुम। छोड़ो मुझे शेरिया।